जय भीम और जय भीम की बात रही, ये तो एक छलावा है सीधा सीधा। आप इसको मान लीजिए कि कब कैसे ये टूट जाएगा। ये एंगल सिर्फ होता है कि भीड़ इकट्ठी करनी होती है तो जय भीम करना होता है। आपको एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम आपके लिए साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन बाकी जब उनको अपने कार्य में सफल हो जाते हैं तो फिर मारते समय तो गला किसी का नहीं देखते, फिर वो गला किसका है। इस दो गले नज़रियों को कब तक छुपा के रखेंगे। एक तरफ आप दिल्ली में संविधान की किताब लेके, संविधान की बुक लेके खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें भारत देश में रहना हमारा संविधान है, और दूसरी तरफ आप उसी संविधान की का मखौल करते हैं, अवमानना करते हैं, अवहेलना करते हैं। ये और आप जब कानून का पालन नहीं कर सकते हैं तो कानून का पालन नहीं करना क्या है, एक संविधान की अवहेलना ही तो है। संविधान में कहाँ लिखा है कि नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगा के क्या दिखाना चाहते हैं, और आगजनी लग करके क्या दिखाना चाहते हैं। आप ये एक भयानक चेहरा दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक कि पुलिस से भी मुठभेड़ कर रहे हैं। अब जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि मुस्लिम जो लोग हैं, एक ख़ास मज़हब के जो लोग हैं, वो डरे हुए हैं। अगर ये निडर हो गए तब क्या होगा। पहले दिल्ली, अब बेंगलुरु, बिल्कुल सेम उसी तरीके का कुछ नज़रिया बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है। क्या होगा जब ये लोग निडर हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक पश्चिम बंगाल के 24 एक इस जगह है, मैं जगह नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे सरेआम सेम ऐसी घटना हुई थी। जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे पुलिस मूक दर्शक बनी हुई खड़ी थी, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग सड़क पे थे और उन्होंने आगजनी की, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के लोगों को पीटा मारा। वो न्यूज़ मीडिया में खबर है। ये मैं कोई अपना क्या कहते हैं मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको। जनवरी के महीने की घटना है पश्चिम बंगाल के। अभी बेंगलुरु आ गया, कर्नाटक राज्य में पहुंच गया उतर के। आपने उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की घटना है अपने प्रयागराज उत्तर प्रदेश की। वहाँ पे एक वकील को शाम के समय आप घेर लेते हैं और उस पर गोलीबारी करते हैं। सत्ता के लोभ में इतना आ जाना कि कांग्रेस पार्टी जब यूपी में कुछ अगर टायर भी पंचर हो जाता है तो प्रियंका गांधी के ढेर सारे ट्वीट जा जाते हैं। यहाँ तक कि खुद सोनिया गांधी के अकाउंट से भी ट्वीट्स आ जाते हैं, राहुल गांधी खुद ट्वीट करते हैं। लेकिन आज बेंगलुरु में इतना बड़ा हादसा हो गया, उन्हीं के पार्टी के एमएलए के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन उनकी तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया गया। ये कैसी राजनीति है। कभी कभी लगता है कि ये जो है ना सुयोजित कृत्य बोले जाते हैं। अगर आप जो क्या कहते हैं शोर शराबा करने वाली जो का नज़रिया है वो वही है कि सिर्फ जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ कहीं होता है तो हाय तौबा करके तुरंत खड़े हो जाते हैं कि और विधवा विलाप करने लगते हैं कि नहीं ये तो हम इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसमें तो पुलिस प्रशासन का मतलब फेलओवर है ये, और इस तरीके की न्याय व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लाचार हो चुकी है, मतलब चरमरा गई है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे अलग अलग विभिन्न तरीके से आप उसको परिभाषित करते हैं। लेकिन जब अन्य राज्यों में ऐसा होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। फिर वही बात है कि दोहरे नज़रिए राजनीति में कहीं ना कहीं ये गिरते हुए स्तर का प्रमाण है। वैसे तो कांग्रेस का गिरता हुआ स्तर तो सभी लोग देख ही रहे हैं, उसमें प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन जिस स्तर से गिर रहा है, जिस स्पीड से गिर रहा है, तो वो उसका तो स्तरहीनता में कह देना अच्छी बात है। आपको राम मंदिर पर पोस्ट करना होगा, लेकिन आप राजस्थान में जो अभी प्रवासी जो वहाँ के पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे उनकी हत्या हो जाती है, आप उस पर एक भी ट्वीट नहीं करती हैं। तो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए हैं, उनका अचानक रात में उनकी 10-12 लोगों की हत्या हो जाती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए। आप कहीं प्रियंका जी का ट्वीट आया, राहुल गांधी ने कभी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं की ना। तो ये दिखाता है ना कि आप जिस तरीके से दोहरा नजरिया रख रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। और प्रियंका गांधी जी का स्तर है क्या। वैसे प्रियंका उठ के किसी बैकडोर एंट्री कर लेना, प्रियंका गांधी ने झेला क्या है। वही वाली बात है कि दादी की नाक पोती से, पोती की नाक दादी से, फिर वो हेयर स्टाइल, फिर वो शक्ल, ये दुनिया नहीं चलती है। कर्मठता से करना पड़ता है आपको। इस समाज का अगर आपने प्रतिनिधित्व करने की बात कही है तो आपको उसके समाज के प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, आप उसके भले बुरे में देखना पड़ेगा। आज विभिन्न राज्य अनेक परेशानी से गुजर रहे हैं, आप कभी उनके बारे में ट्वीट करते हैं? नहीं करते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है, अपनी राजनीतिक चमकाना है कि भाई योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ जाओ, ठीक है, या फिर उठा के मध्य प्रदेश के पीछे पड़ जाओ। अभी ओवैसी जी का बयान देख लीजिए, उन्होंने केवल मात्र इतना बोला कि जो दंगा कर रहा है भीड़ में शांति हो जाए और दंगा आगे ना बढ़े। क्या उन्होंने इस बात की बिल्कुल थोड़ी सी भी बात कही कि भाई जो भी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो उन्हीं लोगों से वसूलना चाहिए जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CNRC के समय में किया था। आपका क्या मानना है।
बिल्कुल, देखिए किसी भी सरकारी संपत्ति पे या सामाजिक संपत्ति पे, देश राष्ट्र की संपत्ति पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। हमारे लिए सुविधाओं के, हमारे लिए वो जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वो हमारे हित के लिए कराई जाती हैं। यदि हम उन्हीं का नुकसान करने लगें, अब उनको तोड़ने फोड़ने लगें, आगजनी करने लगें, तो सीधी सीधी बात है हम उसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमें उसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। भाई ओवैसी जी को क्या, ओवैसी जी को ये कहना चाहिए था कि वैसे तो बैरिस्टर हैं, बहुत कानून के जानकार हैं, आज उन्होंने ये कभी क्यों नहीं कहा कि ये तो संविधान के खिलाफ है या कानून के खिलाफ है। आज जब जितना आप अन्य विषयों पर इतना ज़्यादा आप अपनी शक्ति से अपना क्या कहते हैं एक नज़रिया रखते हैं और उसमें बहस करते हैं, तो आपको कहना चाहिए अपने समुदाय के लोगों से कि भैया आपको कानून का पालन करते हुए ही किसी काम को करना चाहिए। आपको सिर्फ एक शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी, शिकायत दर्ज के बाद जो आगे का काम था वो पुलिस करती और पुलिस के बाद उसमें जो भी सज़ा होती उसको देती। वो उनका काम है, वो उसको जानकारी लेंगे, देखेंगे, समझेंगे। लेकिन आप स्वयं ही जाके दंगा करने लगे। इस बात पे ओवैसी जी को ये बात कहनी चाहिए थी कि जो आप कर रहे हैं वह जो है, जो नज़रिया जो आपका है वो बहुत ही निंदनीय है। और इस पे अगर ओवैसी जी की चुप्पी है तो इसका मतलब है कि वो भी दोहरा नज़रिया रखते हैं, उनका नज़रिया स्पष्ट नहीं है। अब जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते थे उनके बारे में क्या कहिएगा? अब तो लगातार ऐसा हो रहा है, ये दूसरा केस, मतलब ये दूसरा क्या, मतलब अनगिनत केस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि मीम तो भीम पे ही आक्रमण कर रहा है। देखिए, जिसकी मानसिकता ये हो, चाहे दिल्ली की घटना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे अपनी पश्चिम बंगाल की घटना हो, जिसकी मानसिकता ही हो कि वो एक पर्टिकुलर एक धर्म के विरुद्ध ही हैं, आप उसमें ये वो मारते समय ये नहीं देखते हैं कि ये किस वर्ग का है, किसी जाति का है या किस संप्रदाय का है। उनका काम है कि एक जो बात है कि हिंदू धर्म पर अटैक करना। आप जय भीम का जो नारा लगा रहे थे वो कई बार मतलब आपको चरितार्थ हो चुका कि कितना सही है। आप अभी मैंने देखा कि अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि वो, यहाँ तक कि मैं बताऊँ ना, वो अपने ही धर्म के पक्ष में नहीं है। अभी एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलवी जी हैं, उन्होंने, कहना तो नहीं चाहिए, मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, अपने ही एक स्टूडेंट जिसको वो फ़ारसी या कौन सी कोई भाषा पढ़ाने आते थे, 9 वर्ष की वो बच्ची है, उसके साथ दुराचार किया, ठीक है, दुष्कर्म किया, और उसके बाद उसकी थाने में रिपोर्ट लिखाई गई अपने ही धर्म के। हम दूसरे की तो बात लौट के तब आए, वो थाने में रिपोर्ट चली रही थी, उसकी जांच पड़ताल चली रही थी कि जिस बंदे ने दुष्कर्म किया है उसके परिवार वालों ने जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उस पर दबाव बनाया और ये कहा कि उस 24-25 साल के धर्मगुरु के साथ उस 9 साल की बच्ची का विवाह किया जाए। बता, आप देखिए 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, हमारे पास एक कानून है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी के, लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, लड़की की उम्र कितनी चाहिए, और आप हैं कि जबरन ज़ोर ज़बरदस्ती करके धमकी देके और उसको डरा धमा के कह रहे हैं कि उस बच्ची के केस वापस लिया जाए, शिकायत जो आपने दर्ज की है वो वापस ली जाए, जो केस किया वापस लिया जाए, और उस अधेड़ उम्र के बच्चे साथ, उस 9 वर्ष की एक दूधमुही बच्ची के साथ विवाह कर दिया जाए। तो आप जय भीम की बात कर रहे हो, वो अपने ही धर्म के खिलाफ, उनको वो जो एक धर्म समुदाय है ना उसको वो यूज कर रहे हैं। जय भीम और जय मीम की बात रही, ये तो एक छलावा है सीधा सीधा, आप इसको मान लीजिए कि कब कैसे ये टूट जाएगा। ये एंगल सिर्फ होता है कि भीड़ इकट्ठी करनी होती है तो जय भीम करना होता है, या हमें हिंदू धर्म से कुछ लोग को अपनी तरफ लाना होता है, कमज़ोर करना होता है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम उसको एक योजनाबद्ध उस पर सफल हो जाते हैं तो फिर हम एक्ट वैसे ही करते हैं जैसे हमें करना है, मारते मतलब समय यूज़ करते हैं जय भीम जय मीम। ये एक ढाल है अंदर पहुंचने के लिए, ठीक है, अपने आप की जगह बनाने के लिए। बाकी अगर आप इसको क्या कहते हैं धरातल पर देखें तो जय भीम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो उनके लिए तो है कि आपको एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम आपके लिए साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन बाकी जब उनको अपने कार्य में सफल हो जाते हैं तो फिर मारते समय तो गला किसी का नहीं देखते, फिर वो गला किसका है, फिर वो तो फिर उनके लिए तो एक हिंदू धर्म हो जाता है पूरा, कलेक्टिवली वो ये देखते हैं कि ये हिंदू धर्म है, इसको मार दो। ठीक है, तो यहाँ पे बेवकूफ़ कौन बन रहा है, मीम या भीम, कौन बेवकूफ़ बन रहा है? नहीं, इसमें तो मीम क्यों बेवकूफ़ बनेगा, भीम बेवकूफ़ बन रहा है। भीम को ये देखना चाहिए करे, आप ये देख लिए, आप सरेआम किसी को पीठ
पे सपोर्ट करने के लिए पीठ दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो आप ही पीठ पे छोरा भौंक दे रहा है, तो नुकसान किसका है भाई? आप जिसको तुम कवर फायर दे रहे हो, आप उसको सपोर्ट दे रहे हो कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो जब साथ बढ़ने के बाद जब वो आपकी सीमा में घुस आता है तो नुकसान सबसे पहले वो आपकी पीठ को ही निशाना बनाता है। छुरा तो आपके में पीठ में भौंक रहा है हम। और आप कहने की बात नहीं, आप रोज अखबार के पन्ने पलट लीजिए, समाचार मीडिया देख लीजिए, अंत में क्या होता है? पहले उसको एक खबर दिखाई जाती है कि एक दलित को मार दिया गया, पता चलता है दलित को मारने वाला कौन था? भीम को मारने वाला कौन था? मीम। तो हम तो ये कहते हैं कि देखो, नुकसान तो आप अपना कर रहे हो, हमारा नहीं कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं नुकसान, देखिए, आप किसी परिवार के जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है तो किसका है? उसके बुढ़ापे का सहारा चला जाता है, या उसका किसी का पति है, किसी का भाई, किसी का बेटा चला जाता है, किस बात के लिए? और आप बताइए, ये दंगे करके कोई धर्म श्रेष्ठ हुआ है क्या आज तक? आप ये बताइए। हमारा किसी भी धर्म, पंथ, जाति, समुदाय से कोई द्वेष नहीं है, आप चाहे मेरे व्यक्तिगत जीवन को देख लीजिए, लेकिन आपके जो व्यवहार है, आपका जो नज़रिया है, जो आपके आक्रामकता है, उसको देखने के बाद तो हमें लगता है कि भैया आप ज़्यादा, बाकी जो समुदाय हैं वो ज़्यादा मतलब डर में जी रहे हैं, आप लोगों को डर है ही नहीं, न तो कानून का डर है, निडर हैं आप, जब चाहें जिसको चाहें, एक जैसे कि आप जानवर की तरह उसको मार देते हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद को आप क्या कहिएगा, जो मतलब भीम के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब अब वक्त आ चुका है, एक समझदारी है, समझ लो, या फिर अब और भी बुरा हो सकता है उन लोगों? चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो एक व्यक्ति जो है वो एक अपनी राजनीतिक को चमकाने के लिए, राजनीति में रहने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, मैं वैसे कहें उनको अपना जीवन को यापन करने के लिए, आप चाहे आप उठा के देख लीजिए, जितने भी लोगों ने ये कहा। पहली बात तो मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि किसी एक वर्ग को, मैं क्या कहते हैं, अर्चना जी, वास्तव में खिलाफ हूँ कि किसी वर्ग को दलित या अछूत या किसी के नाम से पुकारा जाए, ये शब्द ही खत्म हो जाना चाहिए। और आप वो जो लोग, आप देख लीजिए, इतिहास में उठा के देख लीजिए, चाहे काशीराम से लेके, मायावती से लेके, और जितने भी लोग, ये चाहे वो जिग्नेश मेवाड़ी हों, चाहे वो हार्दिक पटेल हों, हाँ, डॉक्टर अंबेडकर जिस विषय को लेके इस समाज में कार्य कर रहे थे, वो एक अलग चेहरा था, जिसको कांग्रेस ने ऐसे प्रस्तुत किया कि अब वो उस पर इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो वो तो छोड़ दीजिए। तो जिस तरीके से उन्होंने किया, आप देख लीजिए, मायावती जी ने कितना दलितों का भविष्य उज्जवल कर दिया। आप देख लीजिए, खुद स्वयं 400 करोड़ की कोठी में रह रही हैं, ठीक है, और आज कह रही हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। भैया आप ये बताइए, मैं चंद्रशेखर हों, जिनको रावण के नाम से रखते हैं, ठीक है, या मायावती जी हों, या जो भी दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भैया आप ये बताइए, धरातल पे कितना आपने दलितों का उद्धार किया है? आप परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। आपकी राजनीतिक का जो सफ़र है, शुरुआत हुआ था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ठीक है। आपका राजनीतिक जो क्या कहते हैं, शुरुआती सफ़र की शुरुआत थी, वो इसी स्लोगन से थी। और आज कुछ दिन पहले अब भक्ति जाग जाती है कि हम परशुराम की जी मूर्ति लगवाएंगे। अरे भैया, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग लौह पुरुष मानते हैं, जिनको भारत के संरचना जिसको कहते हैं, भारत का भूगोल बदलने वाले वही थे, ठीक है, आज भारत की जो छवि है वो उनके दम से है। उन्होंने इतने राजाओं की जो क्या कहते हैं राज्य थे, उनको मिला के एक भारत बनाया, ठीक है, जिसको वो नाम देते थे। तो जब उनकी मूर्ति की स्थापना हुई तो इतना बवंडर मचा कि अरे हॉस्पिटल बनवाते, ये बनवाते, वो बनवाते, उसके लिए मोदी सरकार ने इतना खर्चा कर दिया। और आप आज खुद ही कहते हो कि हम अपनी सरकार में आए तो हम सपा से 24 फुट ऊंची बनाएंगे। अब वो सपा वाले कहते हैं कि हम उनसे बसपा से ज़्यादा ऊंची बनाएंगे, और वो भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। भाई अब ये समय चला गया है, राजनीति जातिवाद की राजनीति अब खत्म हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 में और 2019 में, हाँ, दोनों में इतना मैंडेट एक सरकार को नहीं मिलता।